हाँ, तो चैप्टर 1 जो अपन ने कंप्लीट कर लिया था उसके सारे एग्जाम्पल एक ही क्लास में अपन कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट एंड स्वीट बता रखे होते हैं बुक के अंदर, इसलिए मैं रोज़ाना आपको जैसा कहता ही हूँ कि एग्जाम्पल्स को अपन को जो जैसा मैं करवा रहा हूँ वैसे ज़रूर करना चाहिए। एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी जाते हैं, आप जैसा कि देखते ही हैं बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम्पल्स, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर एक ही सेशन में सारे एग्जाम्पल है, 1 से लेकर जो 6 या 7 जो भी एग्जाम्पल सारे के सारे कंप्लीट है, बड़े ध्यान से समझना है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि जैसा कि अपने जो 1.2 की थी जिसमें इरेशनल नंबर प्रूव करवा रहे थे, उसमें ने कहीं पर एक नाम लिया था फंडामेंटल थ्योरम का, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये भी आपको याद करनी है एज इट इज़, ठीक है। ये भी कभी कभी 1 मार्क्स के अंदर पूछी जाती है अलग से। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपके लिए आज लिख दी है, ठीक है। क्या है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड, एक ही बात है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। मतलब कहने का मतलब ये इतना सा मान लो, यहाँ तक भी याद कर ले तो भी सफिशिएंट है। यहाँ तक ये है मेन इंपॉर्टेंट, तो कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज, टुकड़े करने पर या एक्सप्रेस जैसे करने पर कोई भी नंबर का, मतलब कोई कॉम्पोजिट नंबर का फैक्टर करने पर उससे जो प्रोडक्ट निकल के आते हैं, जो प्राइम नंबर निकल के आते हैं, वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं वो हमेशा हमेशा क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। मतलब ये हैं कि जो भी जिस भी नंबर्स का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, जैसे कि 4 हैं और 4 के अगर आप करते हो 2 और 2 और 2 प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब 4 के टुकड़े कर दिए आपने, फैक्टराइज कर दी 2 × 2, ये जो प्राइम फैक्टर निकल के ये यूनिक है। मतलब ये इसके यूनिक का मतलब ये है कि इससे छोटे अब टुकड़े इसके नहीं हो सकते, ये यूनिक है, अद्भुत है, दुनिया में एक ही है। जैसे कि मैं कहूँ कि 5, तो 5 का खैर 5 है, 15 अगर मैं कहूँ तो 15 का 3 × 5 होता है। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन ये लास्ट है, मतलब यूनिक है, ये थ्योरम होती है, ध्यान रखना। हालांकि इसको प्रूव कराने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको इसको तो सिर्फ और सिर्फ याद करना है। सीधा सीधा क्वेश्चन 1 मार्क्स में आएगा तो थ्योरम आपसे लिखवा लेगा, ठीक है। तो थ्योरम एज इट इज आपको इसको याद करनी है। अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अपना, जो क्या था कि जो मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 का शायद चौथा 5वां क्वेश्चन होगा 1.1 का, जिसमें 6 की पावर n अपना किया था। बस 6 = 4 है और मैंने कहा था थ्योरी फिक्स याद कर लो। यही थ्योरी आपके सब जगह काम आने वाली है, बस हूबहू वही क्वेश्चन है, जहाँ पर 6 था वहाँ पर क्या है 4 है। तो कंसिडर अ नंबर 4n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विथ द डिजिट 0। जो 4 की पावर n वो डिजिट 0 के ऊपर एंड होती है, खत्म होती क्या होती है, क्या चेक करना है कि 4 की पावर n कभी 0 के ऊपर फिनिश होती है नहीं होती। हालांकि मैंने बहुत अच्छे से चैप्टर बता ही रखा है, वही क्वेश्चन है। फिर भी अगर आप देखना चाहो छोटा सा नॉलेज करा देता हूँ कि जैसे ये 4 की पावर n है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि 4 की पावर जो n है, इस n की जगह क्या रखूँ कि ये पूरी वैल्यू 0 हो जाए, तो सबसे क्या हो जाए 0 हो जाए। तो सीधी सी बात, आप यहाँ पर 0 रख के चेक करोगे, छोटी छोटी वैल्यू 0 होती है, तो ध्यान रखना किसी की पावर अगर 0 कर दी जाती है तो उसका आंसर 1 आता है। मतलब अगर आप यहाँ पर 9 की पावर 0 रखोगे तो भी 1 आएगा, यहाँ पर 119 की पावर 0 रखोगे तो भी आंसर 1 ही आता है। किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 रखते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। मतलब ये हुआ कि 4 की पावर अपने 0 लाने के लिए सबसे पहले 0 रखा था 4 की जगह, तो 1 आया। फिर आपने सोचा क्यों ना 1 रख लूँ, तो 1 रखोगे तो क्या आएगा 4 आएगा। अगर आपने सोचा 2 रख लूँ तो आएगा 16, 4 × 4, मतलब 4 की जगह इस n की जगह कुछ भी रख लो आप, 0 कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि कम से कम नंबर 0 था, फिर 1 था, फिर 2 था, सब रख लिए, लेकिन जो नंबर निकल के आया वो 0 निकल के नहीं आ सकता, मतलब पॉसिबल नहीं है। बस यही चीज़ है, पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमने कुछ थ्योरी लिखी है। इफ़ 4 की पावर n एंड्स विद 0 देन इट मस्ट हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर। यानी अगर 4 की पावर n है ना, अगर इसको 0 पे ख़त्म होना है तो इसमें 5 एक फैक्टर होना ज़रूरी है, मस्ट है। लेकिन बट 4 की पावर n जो है वो तो 2 × 2 है भाई। 4 का फैक्टर क्या होता है 2 × 2, 2 × 2 है, और ऊपर n की जगह n ही है। एट मीन्स अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये 2 की पावर n पर भी अप्लाई हो जाएगा, इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। यानी 2 की पावर n × 2 की पावर n शोज दैट 2 and 2 आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर n। यानी कि अगर हम इसको देखें तो 2 की पावर n और 2 की पावर n, 2 × 2 ही सिर्फ प्राइम फैक्टर है 4 के। तो इट मीन्स ये हुआ कि ऑल्सो वी नो दैट द फंडामेंटल थ्योरम, जो भी मैंने पढ़ाई भी आपको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। ये फंडामेंटल थ्योरम होती है। देखो जो अपन अभी पढ़ी थी ये फंडामेंटल थ्योरम एज इट इज है, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, क्या है
कि एवरी, यहाँ से देखो दैट एवरी नंबर एवरी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। ये छोट में अगर लिखना चाहो 1 मार्क्स मैथमेटिक, ये अपने फंडामेंटल थ्योरम। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि किसी का भी प्राइम फैक्टर जो होता है वो हमेशा अपने आप में यूनिक होता है, मतलब उससे ज़्यादा उसके टुकड़े अब नहीं हो सकते। ठीक है, ये फंडामेंटल थ्योरम की कहानी है। सो 4 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 4 की पावर n। इसका मतलब 4 जो है वो 4 की पावर n का फैक्टर नहीं है। हैंस 4 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0, इसलिए जो 4 की पावर n है वो 0 पे समाप्त नहीं हो सकता। हूबहू थ्योरी वही है जो मैंने आपको वहाँ पर लिखवाई थी, कौन सी 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो की थ्योरी वापस आपको लिखनी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपसे कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड करना किसका, 6 और 20 का, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स हैं। ठीक है, चलो बेहद आसान है, सॉल्यूशन देखेंगे अपन। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया रहे तो वो उसका नाम भी लिख दिया करो। ठीक है, कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो। सबसे पहले अपन निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे किसका, 6 और 20 का। 6 और 20 का एलसीएम निकाल देंगे यूँ, 2 की टेबल्स हैं 3 और 2 की टेबल्स हैं 10, फिर 2 की टेबल्स हैं 3 तो अपनी जगह ही 5 बार, फिर 3 से क्या तो 1, 5 का 5 और 5 से कर देंगे तो 1, ख़त्म। यानी जो एलसीएम निकल के आता है वो निकल के आएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि 4, 12 और 60। तो एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया, लिख सकते हो। देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 60। तो एलसीएम तो आ गया 60। अब अपन निकालते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ अगर आप निकालोगे तो एचसीएफ दोनों का निकलेगा अलग अलग, यानी पहले 6 का निकालो और फिर निकालो 20 का। ठीक है, 6 का निकालोगे, 2 से किया 3, 3 से किया तो 1। ठीक है, फिर 2 से किया तो ये 10 आ गया, फिर 2 से किया तो 5 आ गया, 5 से किया तो 1 आ गया। तो एचसीएफ जो क्या बना, एचसीएफ इनके अंदर क्या बन जाएगा आपका, वो आपको देखना है। तो देखो आराम से, बहुत इजी है। एचसीएफ अपने जब इसका किया तो देखो एचसीएफ क्या हुआ, जो दोनों में कॉमन है। हमने देखा 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, बाकी कोई सा भी नंबर ऐसा नहीं जो दोनों के अंदर हो। तो जो एचसीएफ निकल के आएगा इसका 6 और 20 का, 6 और 20 का, वो हो जाएगा आपका 2, ओनली फॉर 2 होगा। तो मतलब जो उसने बात कही थी वो सही है कि एलसीएम तो आपका 60 और जो एचसीएफ है आपका 6 और 20 का वो है 2। ये ध्यान रखना, बेहद आसान था। ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 2। जो जिसने बात पूछी थी वही करिए अपन ने। हाँ, इसको अगर आप आगे एक्सटेंड करना चाहते हो तो कर सकते हो कि आपसे पूछ सकते हैं वेरीफाई करो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई है वो ये भी, अगर मैं चाहूँ तो आपको चलो एक एक्स्ट्रा बात बता दूँ इसको। अगर इसको वेरीफाई भी अगर आपसे पूछे, सेम क्वेश्चन को वेरीफाई पूछे कि जो एलसीएम और एचसीएफ आपके आया है वो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर का प्रोडक्ट है क्या, तो एलसीएम कितना आया 60 और एचसीएफ है 2, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 2, और वो क्या थे नंबर 6 और 20 थे ना, 6 और 20, 6 और 20 देख लेते हैं। तो दोनों है क्या बराबर, अभी चेक हो जाएगा। तो देखो 60 दूनी भी 120 ही होता है और ये भी 120 है, तो बिल्कुल वेरीफाई, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आप चाहो तो एग्जाम के अंदर इस वेरीफाई को साइड में रफ कॉपी में करके आ सकते हो, चाहो तो सोल्यूशन के अंदर भी कर देना, कोई बड़ी बात नहीं, गलत नहीं होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट था ये भी। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। ये कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है और हैंस एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, तो जो मेथड अप्लाई करना है उसको सबसे पहले लिख दो, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई अगर कर रहे हैं तो वही मेथड अप्लाई करेंगे, वो अपन लिख देंगे। किसका, सबसे पहले अगर आप एचसीएफ चाहते हो तो एचसीएफ निकलेगा अलग अलग नंबर, जैसे पहले अपन निकालेंगे 96 का, फिर अपन निकालेंगे 404 का। ठीक है, 96 में सबसे पहले करें अपन 2 से, तो 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे तो 1 और 2, फिर 2 से करेंगे तो 6, और फिर 2 से करेंगे तो 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1। ऐसे यहाँ अगर 2 से करेंगे तो 202, ठीक है, फिर 2 से कर लेंगे तो 101, और 101 में पहला ही अपन कर लिया था 7 का जाता है, 7 1 7 बच गई थी, 7 का तो नहीं जाता। 101 में आपकी जाता है, अगर अपन सोचे नंबर तो 3 का नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाता क्योंकि 7 3 31 हो जाते हैं।
101 के अंदर तो भाई 101 का ही जाएगा, कोई नंबर नहीं है। अब 101 में 101 का ही जाएगा, बाकी किसी भी नंबर का नहीं जाएगा, क्योंकि 7 के बाद 9 होता है, 9 के बाद 91 वो भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी बहुत है, क्योंकि वैसे भी जो निकल के आएगा वैसे भी कॉमन नहीं होगा। तो HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF किसका 96 और 404 का, 96 और 404 क्या आएगा, जो दोनों में हो, 2 एक बार 2 एक बार, 2 दो बार 2 दो बार, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यानी कि 2 और 2 दो बार आ गए, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो HCF हो जाएगा आपके 4। अब इसी का वो कह रहा है कि LCM ऑल्सो, LCM भी निकाला, फाइंड देयर LCM, तो LCM तो निकल जाएगा एक साथ, 96 और 404 का एक साथ LCM निकाल लो। तो सबसे पहले करोगे आप 2 से, तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, इसमें 2 से करोगे तो 202, फिर 2 से करोगे तो 24, और फिर ये करोगे तो 101, फिर 2 से करोगे तो ये 12, ये 101, फिर 2 से करोगे तो ये 6, ये 101, 2 से करोगे तो 3 और ये 101। अब अपन करेंगे 3 से, तो ये 1 और ये 101, और 101 में तो 101 का ही जाएगा, तो 1,1, ठीक है। तो LCM थोड़ा सा बड़ा ज़रूर आएगा, लेकिन कोई इलाज नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। LCM हो जाएगा आपके 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये लो 5, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 101, तो 4 8 88 16 32 को 3 से करते हो तो आपके आ जाएंगे 6 और 96 को 101 से करना है, 101 को 96 से करोगे तो आपके 606, और ये हो जाएंगे आपके 909, ठीक है। ये LCM हो जाएगा 6969, 9696 आपका इसका LCM हो जाएगा। ये ध्यान रखना, HCF हो जाएगा 4। अगर इसको अपन करें वेरीफाई, तो वेरीफाई भी कर लेते हैं, बढ़िया रह जाएगा, ताकि अपन को अपने आंसर का पता चल जाएगा, अपने जो आंसर किया वो सही किया है, कि जो LCM आया इंटू HCF करके देखो, और बराबर इक्वल टू करो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो देखो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर तो 96 और 404 है, 96 और 404, और जो आपके LCM HCF है, HCF तो 4 है और ये 9696 है, ठीक है। 9696 और मल्टीप्लाई बाय 4 करके देखते हैं क्या इक्वल है क्या। तो 4 6 24, 2 कैरी लग जाएगी, 36 और 2 38, 3 कैरी लग जाएगी, 24 और 3 27, 2 कैरी लग जाएगी, 36 और 2 38, ये मल्टीप्लाई आता है आपके इसका, और इसका अपन अगर करें तो ये तो करके देखना पड़ेगा, 404 को 96 से करना पड़ेगा, तो ये हो गया आपके 24, ये भी आपके 24, यहाँ पर ये हो गया आपके 36, और ये भी आपके हो गए 36, यानी 4 6 7 8 और 3 आ रहे हैं क्या, बिल्कुल सही बात है। 38764 इसमें आ रहे हैं, 38764 ही, हाँ सॉरी 38784 इसमें आ रहे हैं, तो 38784 बिल्कुल दोनों सही आए थे, चेक कर सकते हो। देखो ये था ना, आराम से देख लो, बोले कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 38764 कर लिया, 8 होगा, सॉरी 8 होगा, 4 6 और 2 8 होते हैं ना, हाँ 8 4 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 4 है, ऐड करने में गलती, तो 4 8 7 8 और 3, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात थी जो अपन ने कर ली, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अपन ने कंप्लीट कर लिया। मतलब वेरीफाई अगर आप कर लेते हो तो आपके आंसर की चेकिंग हो जाएगी, ठीक है, ये बात है। कहने का मतलब ये है कि आपका आंसर भी चेक हो जाएगा। 38784 बिल्कुल सही है, इट मीन्स हमारा जो LCM निकाला वो भी सही है, और फर्स्ट सेकंड नंबर जो निकाला वो भी सही है। अगला क्या क्वेश्चन है, इसमें आपके वापस वही मामला है कि 6 72 और 120 को आपको HCF और LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे अपन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो वही लिख देंगे, और एक एक चीज़ उठाएंगे बारी बारी से। पहले अगर आप HCF निकालते हो तो HCF का मतलब है सभी नंबर को अलग लेना पड़ेगा। पहले 6 ले लिया, तो 6 से करोगे तो 2 3 3 से किया तो 1, फिर 72 ले लो, 72 में 2 से किया तो 36, फिर 2 से किया तो 18, फिर 2 से किया तो 9, और फिर 3 से किया तो 3, और 3 से किया तो 1। फिर 120 से अगर करते हो तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 से किया तो 60, फिर 2 से किया तो 30, फिर 2 से किया तो 15, फिर 3 से किया तो 5, और 5 से किया तो 5। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये तीनों नंबर निकल गए ना, निकल गए। तो HCF क्या बनेगा जो तीनों में कॉमन हो, तो HCF ऑफ आपका 6 था, 6 72 और 120 इक्वल टू कितना बन जाएगा,
2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, बिल्कुल सही बात है। 2 इंटू 3 बनेगा और तो कुछ नहीं बनेगा, तो 6 जो है आपके एलसीएम निकल के आता है इसमें। अब इसी नंबर्स का अपन अगर निकालें एलसीएम तो देखते हैं एलसीएम क्या बनेगा। 6, 72 और 120 तीनों को एक साथ ले लेंगे क्योंकि एलसीएम एक साथ नंबर लिए जाते हैं। 2 से करेंगे तो 3 टाइम गया, 36 टाइम गया और 60 टाइम्स गया। फिर 2 से करेंगे तो 3, ये 18 और ये 30, ठीक है। फिर 2 से किया तो 3, 9 और ये 15। फिर 3 से किया तो 1, 3 और 5। फिर 3 से किया तो 1, 1 और 5। 5 से करोगे तो 1, 1 और 1, कंप्लीट, ठीक है। कहने का मतलब है जो एलसीएम निकल के आया आपका वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 बार तो 2 है, 2 बार 3 और 1 बार 5 है। ये लो मल्टीप्लाई करके देख लो। 4, 8, 24, 24 तो 72, 72 5 जा आप करते तो 5 2 10, 1 कैरी और 35 और 36, 360 जो आपका है इसका एलसीएम निकल के आता है 360। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 360 और एचसीएफ हो जाएगा 6। इसका कहने का मतलब ये है कि अपने जो चारों क्वेश्चन थे फर्स्ट सेकंड थ्री कंप्लीट हो जाते हैं। ये भी वैसा ही था, एचसीएफ अपने निकलेगा 6 और एलसीएम निकल 360। अब जो क्वेश्चन बचते हैं आपके वो हूबहू थ्योरी जो मैंने पहले आपको लिखवाई थी वो की वो थ्योरी है डिट्टो। बस एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, वापस से रिकॉल करना है। मैंने कहा था कि √3 हो चाहे √5 हो, रूट सेपरेट जो संख्या है नंबर है वो हमेशा उसका बड़ा सोल्यूशन होगा, बाकी सभी के छोटे सोल्यूशन होंगे। देखो ये कह रहा है कि प्रूव दैट √3 इज रेशनल, तो वापस वही लाइन लिखनी है अपने को क्या कि लेट अस अज्यूम द कंट्रारी दैट √3 इज अ रेशनल नंबर। ये लाइन लिखेंगे अगर रेशनल है, सबसे पहले इसका उल्टा मान के चला। मैंने कहा था ना आपको जब एक्सरसाइज करवाई थी कि जब इरेशनल हो तो उसका ऑपोजिट रेशनल लेके चलना है, और रेशनल नंबर हमेशा P/Q के रूप में या P/Q की शेप में लिख सकते हैं। तो नाउ दैट √3 इज इक्वल टू A/B क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पर इसको कह दिया कि रेशनल है। अगर रेशनल है तो A/B लिख सकते हैं, वेयर A एंड B को प्राइम एंड B नॉट इक्वल टू 0। ये हमने पहले कह दिया था कि A और B दोनों को प्राइम नंबर है, और अपॉन में यानी B नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब बटे में 0 यानी अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, यही तो प्राइम नंबर की खास बात होती है रेशनल नंबर की। भाई रेशनल नंबर की खास बात क्या होती है, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको अपन P/Q की शेप में लिख सके या A/B की शेप में लिख सके, और B नॉट इक्वल टू 0 अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड वे गेट, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, इसका दोनों का स्क्वायर करते हैं तो √3 का स्क्वायर आप जानते हैं √3 × √3 ओनली 3, और A और B के भी होल स्क्वायर लग जाएगा तो A पर भी स्क्वायर B पर भी स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा ओनली 3 A²/B²। वही चीज़ जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हो जाता है तो 3B² इक्वल टू A², भाई ये B² तो मल्टीप्लाई चल जाएगा ना। तो फिर मैंने एक बात बताई थी आपको यहाँ पर कि 3B² बराबर A² का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इस 3 का इस A में डिवाइड जाता है, हालांकि दे नहीं रहे पर मैंने वहाँ पर बताई थी बात। इसका मतलब ये कि 3 जो है ना, जो A² जो है ना वो डिवाइड है 3 से। भाई अगर मैं 3 को यहाँ भेजूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, यही तो होगा, हालांकि भेजना नहीं, A² अपॉन में तो जाएगा 3। इसका मतलब यही है कि 3 से A² डिविजिबल है, ठीक है, ओके। इट मीन्स ये हुआ कि देयर A² इज डिविजिबल बाय 3, A² जो 3 से डिविजिबल है। और अगर ध्यान रखना A² अगर 3 से डिविजिबल है तो A² का मतलब A × 8 होता है, तो इसका मतलब है कि A इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, इसलिए जो अकेला A होगा ना वो भी 3 से डिविजिबल होगा। ये बात समझ में आ गई। चलो एक बात तो ये आई। इसके बाद में एक बात बताओ कि अगर A भी 3 से डिविजिबल है, मतलब एक के अंदर भी 3 का डिवाइड जाएगा, 3 का भाग जो डिवाइड है वो A में भी जाएगा। अगर 3 का डिवाइड A में जाता है तो आंसर क्या निकल के आता है, जो भी आएगा सपोज वो C आएगा, B तो नहीं लेना, B तो ऑलरेडी है हमारे पास में। इसका मतलब ये है कि 3 का A में डिवाइड करने पर C कोई इंटीजर निकल के आता है, C कोई वैल्यू निकल के आती है, पता नहीं क्या आएगा इसलिए C लेके चल रहे हैं। यहीं पर एग्जाम में ध्यान सुनना, अगर आप P और Q लेते हो, भाई √3 इज इक्वल टू P/Q ले लिया, तो फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ सब कुछ P² / Q², 3P² हो जाएगा, और देयर P² इज डिविजिबल बाई 3, देन P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो फिर यहाँ क्या लिखते हैं कि 3 का P² में डिवाइड है तो 3P, और यहाँ पर लिखते हैं R, PQR का जोड़ा होता है, ABC का जोड़ा होता है, XYZ का जोड़ा होता है। ये तो खैर आप जानते ही होंगे क्योंकि सोल्यूशन करते टाइम ध्यान देना है। बस ये जो मैंने बात लिखी ना ये काम आएगी कि 3 का A में डिवाइड किया तो C, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, एक बात बताओ कि 3 का A में डिवाइड किया तो C आंसर आया।
लेकिन एक बात बताओ, ये तो आप जानते होंगे डिवाइड का रूल कि 3 मल्टीप्लाई बाई सी वही तो ए होगा भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो ए होता है, यानी कि ए की वैल्यू है 3c तो बनी ना, मतलब मैं लिख सकता हूँ a बराबर 3c, बिल्कुल सही है। यानी कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो बीच वाला डिवाइडर आता है, बिल्कुल सही कहा आपने। बस यही बात जो मैंने आपको यहाँ बताई है यही आगे लिखना है, ये रहा कि सो वी कैन राइट a इजिकल टू 3c, जो भी अपन पीछे लिख के आ रहे हैं, बिल्कुल सही कहा, a इजिकल टू 3c लिख सकते हैं हम, ठीक है बिल्कुल। फ्रॉम सम इंटीजर c कोई एक इंटीजर है, ले लेते हैं कोई अच्छे कोई फ्रॉम सम से इंटीजर c। फिर नीचे क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ a, जो a की वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, ये जो a की वैल्यू आई इसको इक्वेशन 1 में पुट करा देंगे। इक्वेशन 1 देखो ये रही 3b स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर, 3b स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर। अब जहाँ पर a था वहाँ पर 3c रख दिया, तो जहाँ पर a था वहाँ 3c रख दिया, लेकिन a के ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। 3b स्क्वायर अपनी जगह बराबर अपनी जगह, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, c का स्क्वायर c स्क्वायर हो गया, ठीक है ठीक है। फिर ये 3 चला गया अपोन में, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, तो b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर आ गया। फिर सेम टू सेम वही थ्योरी बन गई, कौन सी, ये वाली 3b स्क्वायर a स्क्वायर, तो इसमें a 3 से डिवाइड था, वैसे का वैसे यहाँ पर है कि जो अभी देखो उल्टा लिख दिया, बात एक ही है कि ये जो b स्क्वायर है वो 3 से डिवाइड है भाई, 3 का इसमें तो जाएगा डिवाइड, तो देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अगर b स्क्वायर में 3 का डिवाइड जाता, हालांकि देना नहीं है बस अपोन में, अगर ये 3 जाएगा तो कहाँ जाएगा ये सोचो, अगर ये 3 जाएगा तो जाएगा कहाँ, b स्क्वायर के नीचे जाएगा, बिल्कुल सही है। देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, देन a इज ऑल्सो, a नहीं लिख दिया है b है, ठीक है b होगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना b, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अगर b स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 है तो b भी 3 से डिविजिबल होगा, ये इक्वेशन 3 हो गया। इक्वेशन 1 ने क्या कहा, सॉरी 2 ने क्या कहा, 2 ने कहा कि जो a है वो 3 से डिविजिबल है, ये बात कही, ठीक बात। और इक्वेशन 3 ने क्या कहा कि जो b है, देखो इक्वेशन 2 ने तो कही डिविजिबल बाई 3 है, इक्वेशन 3 ने कही डिविजिबल बाई 3 है, मतलब a भी 3 से डिविजिबल है और b भी 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब दोनों में एक कॉमन फैक्टर निकल के आता है, कॉमन वैल्यू निकल के आती है, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ध्यान समझना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 सॉरी 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 a एंड b हैव एटलीस्ट 3 एज ए कॉमन फैक्टर, क्योंकि दोनों में 3 का डिवाइड जाता है, इट मीन्स 3 इज ए कॉमन फैक्टर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। लेकिन यहाँ पर एक हमें कॉन्ट्राडिक्ट्स पैदा हो गया कि a और b के अंदर तो एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, एक्चुअल में तो a के और b में कोई कॉमन फैक्टर है कि a के अलावा कुछ भी नहीं है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स हैज अराइजन बिकॉज, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हमें जो मिला, ये जो हमें कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ वो किस वजह से हुआ, बिकॉज आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट रूट 3 इज रेशनल, क्योंकि हमने गलत सोच लिया था कि रूट 3 एक रेशनल नंबर है, सो वी कंक्लूड दैट रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। इसलिए हम कह सकते हैं या इस कंक्लूड फाइनली रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि रूट 3 एक्चुअल में इरेशनल नंबर ही था, हमने उसको गलत सोच लिया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है रूट 3 का, और वैसे अपन रूट 5 पहले कर भी चुके, तो आपका रिवाइजन हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। शो द 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, सेम वही है, तो शुरुआती लाइन वही है कि लेट अस अज्यूम द कंट्रारी दैट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल, नाउ लेट 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन b, यानी इसको a अपॉन b के रूप में लिख लेंगे अपन, क्योंकि अगर ये रेशनल नंबर हैं तो a अपॉन b की शेप में लिख सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, ये 5 आएगा इधर, तो a अपॉन b, ये 5 अभी है किस में, प्लस में, तो सोल्व तो करना, इधर आके माइनस का हो जाएगा, रूट 3 ऑलरेडी माइनस का अपनी जगह ही है, ठीक है, बेहद ईजी है। फिर देखो आप चाहो तो मैं इसका एलसीएम लेके पूरा करके बता सकता हूँ, लेकिन बहुत ईजी है कि हमने 5 को इधर भेजा तो 5 बराबर के जब इधर आएगा तो माइनस में आएगा क्योंकि प्लस में था। फिर इसके क्या करा अपन, इसके नीचे रख लिया 1, इसके नीचे रख लिया 1 और लिया एलसीएम, एलसीएम आ गया b, इन दोनों का एलसीएम b आ गया। अब b का b में डिवाइड किया तो 1 टाइम 1 को माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस से आ गया, फिर 1 का b में डिवाइड किया तो b है, b को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 भी आ गया, रूट 3 अपनी जगह ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बन गया, आप चाहो तो ये भी सही है, इक्वेशन 1 ये भी रख सकता था मैं, लेकिन बुक के अंदर कैसा लिखा हुआ तो कहीं चिंता मत करना कि बुक में तो कैसा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिख सकते हो क्या कि इस 5p को पहले लिख दो, a को बाद में लिख दो। बात एक ही है भाई, एक बात बताओ कि ये 4 माइनस 3 है तो एक ही बात है, चाहे -3 + 4 लिख दो, बात एक ही है, होना आंसर निकल के प्लस का 1 ही आना है, चाहे कुछ भी लिखो, बस वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें उल्टा सीधा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये कि माइनस की वैल्यू को बाद में लिख दो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, दिखता अच्छा है,
बाकी कुछ भी नहीं है। √3 इजिकल टू 5 भी पहले इधर लिख दिया, बात वही, साइन चेंज नहीं होंगे। साइन चेंज कब होते, जब बराबर के इधर वैल्यू आती तब साइन चेंज होते, वरना कहीं के साइन चेंज है। 5b माइनस a अपॉन b, तो इक्वेशन 1 जो है आपकी कंप्लीट तैयार है। फिर वापस क्या लिखेंगे, इन इक्वेशन 1 मैंने कहा था ना कि सिर्फ सेपरेट नंबर का ही बड़ा सोल्यूशन होगा, बाकी समय छोटा सोल्यूशन है। तो ये तो बड़ी 2 वैल्यू है भाई, सेपरेट वैल्यू तो है नहीं, तो 2 वैल्यू है, तो सेपरेट जो वैल्यू होगी उसी का बड़ा सोल्यूशन होगा। ये तो 5 √3 दोनों डिफरेंट वैल्यू, तो छोटा सोल्यूशन होगा। तो छोटा सोल्यूशन मतलब इतना सा है। इन इक्वेशन 1 की अगर बात करें तो a, b और 5 तीन नंबर है इसके अंदर, a, b और 5, a, b एंड 5 ऑल आर इंटीजर्स। इट मीन्स 5b माइनस a अपॉन b रेशनल, क्योंकि जो इंटीजर होता है वो रेशनल होता है। ठीक है, a, b एंड 5 ऑल आर इंटीजर्स, ये अगर इंटीजर हैं इट मीन्स 5b माइनस a अपॉन b क्या है, ये रेशनल नंबर है। सो √3 इज रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर हैं तो √3 भी रेशनल नंबर है। एक बात बताओ, मैंने कहा a, b और 5, नीचे b है तो तीन डिफरेंट वैल्यू तो तीन ही है ना, a और b और 5, a है, b और 5 है, a, b एंड 5 ऑल आर इंटीजर्स। ठीक है, और जो इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, जो इंटीजर तो रेशनल नंबर होते हैं। इट मीन्स अगर ये रेशनल नंबर है तो √3 भी रेशनल नंबर है। सो √3 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। लेकिन फिर एक बात निकल के आई कि द कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज रेशनल। लेकिन हमें तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट्स पैदा हो गया कि √3 रेशनल नंबर है। ठीक है, जबकि एक्चुअली √3 रेशनल नंबर है ही नहीं, √3 इज रेशनल नंबर ही है। ठीक है, तो द कॉन्ट्राडिक्ट्स अराइज बाय अज्यूमिंग द 5 माइनस √3 इज रेशनल नंबर। तो यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट्स इसलिए पैदा हुआ कि हमने 5 माइनस √3 को रेशनल नंबर मान लिया था, हैंस 5 माइनस √3 रेशनल नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखना। कॉन्ट्राडिक्ट्स ये हुआ कि √3 इज इरेशनल नंबर। यहाँ पर हमें मतलब जो है एक्चुअल में है तो इरेशनल, देखो √3 रेशनल नंबर है, लेकिन हमें कॉन्ट्राडिक्ट्स पैदा हो गया कि √3 इज रेशनल नंबर, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट्स पैदा हो गया। तो द कॉन्ट्राडिक्ट्स अराइज बाय अज्यूमिंग दैट, कि हमें कॉन्ट्राडिक्ट्स क्यों पैदा हुआ कि 5 माइनस √3 इज रेशनल, हैंस 5 माइनस √3 इज रेशनल नंबर। ध्यान रखना, क्योंकि हमें कॉन्ट्राडिक्ट्स के होने पैदा होने की वजह यह है कि हमने 5 माइनस √3 को रेशनल मान लिया था, एक्चुअल रेशनल है ही, रेशनल नंबर है ही नहीं। ठीक है, वो इरेशनल ही है। तो ध्यान रखना, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज रेशनल। ये रेशनल ही होगा शायद यहाँ पर, तो ठीक है रेशनल ही होगा। कि हमें जो कॉन्ट्राडिक्ट्स पैदा हुआ वो ये है कि एक्चुअल में √3 एक रेशनल नंबर है, ये कॉन्ट्राडिक्ट्स पैदा हो गया। जबकि ये कॉन्ट्राडिक्ट्स पैदा होने के पीछे कारण क्या था कि हमने 5 माइनस √3 को रेशनल मान लिया था, इसलिए 5 माइनस √3 क्या है, वो इरेशनल, ये रेशनल नहीं है। अगला सेम वही थ्योरी है, शो दैट 3√2 इज रेशनल। तो वापस वही लाइन लिखेंगे, लेट अस अज्यूम द कंट्री दैट 3√2 इज रेशनल नंबर। नाउ लेट, अगर रेशनल तो a अपॉन b के रूप में लिख सकते हैं भाई, अगर रेशनल है तो 3√2 की a अपॉन b के रूप में लिख सकते हैं ना, बिल्कुल सही है। यानी राइट इन a अपॉन b फॉर्म, बिल्कुल सही है। वेयर a एंड b आर को प्राइम है, b नॉट इक्वल टू 0, सेम टू सेम है। 3 आ जाएगा अपॉन में, क्योंकि हमारा एक ही टारगेट है। छोटे सोल्यूशन में के अंदर अपन क्या करते हैं, रूट की वैल्यू को सेपरेट बनाते हैं। जैसा कि इसकी भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी अपन ने रूट की वैल्यू को सेपरेट बनाया था, किससे, √3 को सेपरेट बनाया था। तो मतलब छोटा सोल्यूशन में एक ही टारगेट है, रूट की वैल्यू को सेपरेट बना लो, बाकी जो बचे उसको बराबर में लिख दो, इक्वल में लिख दो। तो ये 3 आ गया अपॉन में, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में था, तो नीचे आ गया 3 भी, a अपॉन 3 भी यही कंप्लीट हो गया। √2 जो है, √2 ऑलरेडी यहीं पर एक ही झटके में मतलब सेपरेट हो गया। ठीक है, तो इन इक्वेशन a, b एंड 3, इन इक्वेशन 1 a, b एंड 3 ऑल आर इंटीजर्स। अगर a, b और 3 ऑल इंटीजर हैं, इट मीन्स a अपॉन 3 भी रेशनल नंबर है, a अपॉन 3 भी क्या है, रेशनल नंबर है। सो √2 भी क्या है, रेशनल नंबर है। अगर a अपॉन 3 भी रेशनल नंबर है तो √2 भी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब यही बनता है, इधर कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज रेशनल। हमें कॉन्ट्राडिक्ट्स पैदा हो गया कि √2 रेशनल नंबर है, और कॉन्ट्राडिक्ट्स पैदा होने के पीछे कारण क्या था कि 3√2 को हमने रेशनल मान लिया था। ठीक है, हैंस 3√2 इज इरेशनल। तो बहुत ही शानदार है, ये थे आपके पूरे के पूरे एग्जाम्पल जो अपने बहुत ही ज़्यादा इजी वे में कर लिए हैं। आई होप आपको बहुत जल्दी समझ में भी आ गए होंगे। बहुत ज़्यादा टॉप लेवल के एग्जाम्पल थे। मैंने कहा भी था कि एग्जाम्पल्स को ज़रूर स्पेशली अलग से देखना है, क्योंकि एक्सरसाइज में खूब सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज में नहीं होते, एग्जाम्पल्स में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर 1 ओवरऑल अपने कैसे कंप्लीट किया था वो सब आप समझ में आ गए आपके। पहले अपने को जो नंबर्स का एक वीडियो अपलोड किया था आपको, जिसमें सारे नंबर, प्राइम नंबर, इवन नोट सब डाल दिए थे, बेसिक इंट्रोडक्शन भी हो गया था। ठीक है, फिर अपने 1.1 के क्वेश्चन किए थे, 1.2 भी कंप्लीट कर ली, फिर इसके एग्जाम्पल सारे एक ही क्लास में कंप्लीट कर लिए। तो बड़े ध्यान से स्टडी करनी है, बहुत कुछ करेंगे। चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, हो गया। इसके बाद में कुछ दिनों बाद में
आपके लाइव टेस्ट रिस्टार्ट हो जाएगी, तो एक एक चैप्टर के जैसे फिनिश होंगे उन सब का लाइव टेस्ट होगा, जिसमें MCQs हैं, वन लाइनर है, ऑब्जेक्टिव, फिल द ब्लैंक्स, ये सब टाइप के क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि इनका बहुत बड़ा वेटेज आप समझते हैं इस बात को। और डीप पेपर बनेगा तो उन्हीं मार्क्स खाते हैं अपन, बड़े क्वेश्चन में फिर मार्क्स नहीं खाते, छोटे क्वेश्चन बहुत डीप बने जाते हैं, वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसलिए वो भी अपन स्टार्ट करेंगे, चिंता नहीं करें, ठीक है। बाकी कोई भी अगर जैसा भी डाउट रह जाता हो आप कमेंट कर दिया करो, आपका सोल्यूशन उसके अंदर बता दिया जाएगा, ठीक है।